तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बच्चों को कंफ्यूजिंग लगती है, कोशिश करेंगे इसके कंसेप्ट को समझने की एंड बहुत बढ़िया ट्रिक के साथ देखेंगे। मतलब मैं गारंटीड एक बात बोलता हूँ, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से रिलेटेड जो भी आ जाए। आपको कंडीशन सारी पता ही है, वीडियो एंड तक देखनी है, बीच में क्वेश्चन आएंगे उनके आप लोगों ने आंसर करने हैं, वही आपकी प्रेजेंट मानी जाएगी कि हाँ बच्चों ने क्लास लगाई है। चलिए स्टार्ट करें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वर्नर थ्योरी एंड बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो फिर क्या दिक्कत हुई बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जरूरत पड़ी। देखिए जो क्रिस्टल फील्ड बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो बहुत ज्यादा एडजप्शन पे थी, सोची समझी बात थी। उसने कलर के बारे में कोई बात नहीं की, जबकि पता चला कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं। ठीक है, अगली बात, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर को भी उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड्स वाली जो बात थी, हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग कराते हैं, वीक फील्ड पेयरिंग नहीं करवाते। वो क्यों होती है वो हम इस थ्योरी में पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। अगर आपको पता हो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो एक बात मान के चलती थी कि सेंट्रल मेटल एटम के बीच में और लिगेंड के बीच में प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड होता है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। जबकि यहां पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो मेन बेस है ये क्या मान के चल रही है, दैट की मेटल के बीच में एंड लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट ना होके आयनिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इन्होंने माना मेटल को, सेंट्रल मेटल एटम को पॉइंट चार्ज, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज एंड लिगेंड्स को पॉइंट नेगेटिव चार्ज, एंड इन चार्जेस में अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आयनिक बॉन्ड है, जिससे हम बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं। बहुत अच्छे से समझिए, स्टार्टिंग में पूरे कंसेप्ट देखने की कोशिश करते हैं, और नई बात तो कोई बात नहीं, 10 मिनट में इसकी सारी ट्रिक बता दूंगा, बस सारी जगह वो अप्लाई कर दोगे। देखिए तो लिगेंड जो हमने पढ़े हैं, लिगेंड्स हमने पढ़े हैं दो तरह के। कौन कौन से पढ़े हैं? लिगेंड्स हमने पढ़े हैं आयनिक एंड न्यूट्रल। आयनिक की बात करें जैसे कि Cl नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव हो गया, Cn नेगेटिव हो गया, ये सॉरी आयनिक नहीं कहूंगा मैं, अनायनिक या कह लीजिए न्यूट्रल, सॉरी नेगेटिव, अनायनिक लिगेंड या फिर नेगेटिव लिगेंड्स। और जो न्यूट्रल होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइक CO, लाइक H2O, लाइक NH3। अब इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होगी, फोकस करना मेरी बात पे। जैसे कि मेटल है और Cl है, मेटल पे हमें पता है कि मेटल जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, तो इस पे पॉजिटिव है, और Cl पे नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन होगी इनके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन गई। इसे बोलते हैं आयन आयन अट्रैक्शन या आयनिक आयनिक इंटरेक्शन। यहां पे अगर मैं बात करता हूं, लाइक हमने बात कर ली मेटल के बीच में और वाटर के बीच में। अगर आपको पता हो ये न्यूट्रल है, बट यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज है, इस पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज है, इस पे हल्का सा नेगेटिव, इस पे हल्का सा पॉजिटिव। तो इसका जो नेगेटिव वाला पोल है इस पॉजिटिव की साइड अट्रैक्ट हो रहा है, इस पे है पॉजिटिव। यहां पे जो अट्रैक्शन होगी इसे बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं इसे? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। दूसरा केस भी कर सकते हैं आप, जैसे कि मेटल है, मेटल और यहां पे है अमोनिया की बात कर लेते हैं, अमोनिया है, ठीक है। यहां पे अगर बात करें ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, बट एक बात हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में कि कोई भी बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं होता, कोई भी बॉन्ड प्योरली कोवलेंट नहीं होता। ये हमें दिख रहा है कि ये न्यूट्रल है, बट यहां पे नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, एंड इसका नेगेटिव पोर्शन मेटल के पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट हो रहा है। ये एक आयन है, और ये जो थोड़ा सा चार्ज से बोलते हैं डाइपोल, तो यहां पे कौन सी अट्रैक्शन है? आयन डाइपोल इंटरेक्शन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग नेगेटिव लिगेंड के अंदर और सेंट्रल मेटल एटम के अंदर कौन सी अट्रैक्शन होती है? आयन आयन इंटरेक्शन होती है, और यहां पे कौन सी होती है? आयन डाइपोल इंटरेक्शन होती है। ये थ्योरी मेन क्या बात मान के चलती है? मेन ये बात मान के चलती है दैट की मेटल के बीच में और लिगेंड के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता, आयनिक बॉन्ड होता है। ये इस थ्योरी का मेन बेस है। क्लियर है? अब देखो, सबसे पहले हम किसी भी मेटल की, देखो हमें पता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होती है वो डी ब्लॉक की होती हैं।
एक आइसोलेट डी ब्लॉक का एलिमेंट है। आइसोलेट तो समझते ना, आइसोलेट मतलब जिसने किसी के साथ रिएक्शन नहीं की, आइसोलेट डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये सब का सब आपको नोट्स में मिलेगा, सब कुछ मैंने नोट्स में बहुत अच्छे से लिख रखा है एंड इससे रिलेटेड पेपर में नहीं आएगा, पेपर में जो आएगा वो हम देखेंगे, बट पहले कंसेप्ट समझना भी जरूरी है। आइसोलेट जिसने किसी के साथ रिएक्शन नहीं की, तो वहां पे जो डी के ऑर्बिटल है उन्हें बोला जाता है डी जनरेट डी ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? डी जनरेट डी ऑर्बिटल। क्या मतलब होता है सर डी जनरेट का? डी जनरेट का मतलब होता है जिसमें डी ऑर्बिटल की, सभी डी ऑर्बिटल की इक्वल एनर्जी होती है। डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, डी जेड स्क्वेयर। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। अगर हम इनकी शेप बनाना चाहें, डी की जो शेप होती है ना, डी के ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है वो होती है डबल डंबल। कैसी होती है? डबल डंबल। आई होप ये बात आपको पता है। एस की शेप स्फेरिकल होती है, पी की शेप डंबल होती है एंड डी की शेप होती है डबल डंबल। एंड हम कुछ ऐसे बनाते हैं, देखिए ये होता है एक्स एक्सिस, इसको हम मानते हैं वाई एक्सिस और इसको मानते हैं हम जेड एक्सिस। किसी को भी मान सकते हो, बाकी बुक्स में आपको देखने को मिलेगा ऐसे माना गया डी के केस में, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस एंड इसको जेड एक्सिस। डबल डबल बनाने हैं, आपका ये है एक्स, ये है वाई, तो इनके बीच में लोब बनेंगे। फोकस करना बेटा बहुत आसान है, मैं कह रहा हूं बस ध्यान रखो, अगले 20-30 मिनट पूरे फोकस करो, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। पहले कभी समझ में आया नहीं आया वो मुझे नहीं पता, बट इन 30 मिनट के बाद आपका ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से हो चुका होगा। आप कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा लोगे इसका, ठीक है। तो ये है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, ये है वाई, ये है जेड, ठीक है, ये है वाई, ये है जेड, ये है जेड, ये है एक्स। समझ लो। अब आपको दिखाई दे रहा है ये जो 3 हमने बनाए हैं ये एक्सिस के बीच में बने हैं, इनके जो लोब्स बने हैं, लोब्स कहां बने हैं? डी के बिटवीन द एक्सिस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां बने हैं? बिटवीन द एक्सिस। और इन तीनों को मिला के बोला जाता है T2G। क्या बोला जाता है? T2G। क्या बोलते हैं? T2G। क्लियर? अभी बात करते हैं सर ये एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर क्या है। देखो ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ये जब स्क्वेयर वाले आ जाते हैं ना, मतलब ऐसे एक्सिस के ऊपर डंबल बना है। कहां बना है? एक्सिस के ऊपर डंबल बना है। और डी जेड स्क्वेयर क्या है? जेड ये है, ऐसे बना सकते हो डबल नंबर, या फिर जनरली ऐसे ऐसे बना दिया जाता है इसको। ये है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये है डी जेड स्क्वेयर। जेड इसमें क्या है? ये इसके जो लोब्स बने हैं वो जेड एक्सिस पे बने हैं। इसमें आप क्या लिख सकते हो? इन दोनों को लोब्स ऑन दी एक्सिस, ऑन दी एक्सिस, और इनको मिला के बोल दिया जाता है इजी। इजी क्लियर? एक बार स्पीडली रिपीट करो मैंने क्या बोला है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोलती है कि मेटल के बीच में और लिगेंड के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। तो हमने 2 तरह के लिगेंड पढ़े हैं, एक तो अनायनिक लिगेंड। अनायनिक लिगेंड में हमें पता है कि उन पे नेगेटिव चार्ज है, मेटल पे हमने पॉजिटिव माना, आयन इंटरेक्शन हुआ। अब हम बात करें किसी न्यूट्रल लिगेंड की, किसी भी न्यूट्रल लिगेंड की बात कर लो, तो उसमें क्या होगा? न्यूट्रल है वो, बट उसमें भी हल्का सा आयनिक कैरेक्टर होता है। इस पे हल्का सा नेगेटिव, इसके पॉजिटिव। हमने दिखा दिया कि देखो यहाँ पे आयन डाइपोल इंटरेक्शन है। अब हमने बात की कि देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सारी की सारी क्या है? सेंट्रल मेटल एटम के बीच में बॉन्ड है, लिगेंड के बीच में बॉन्ड है। अब उनके बीच में जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है। और हम क्या कह रहे हैं कि अगर डी ने, डी के जो मेटल है वो लिगेंड्स के साथ नहीं जुड़ी, जब तक लिगेंड्स ने अप्रोच नहीं किया, उनके डी के 5 ऑर्बिटल है, उन सबकी एनर्जी क्या है? सेम है। इसे हम लोग बोलेंगे डी जनरेट डी ऑर्बिटल। मैं बता रहा हूं इन सब की एनर्जी क्या है? सेम है। फोकस कीजिए मेरी बात पे, क्या कहना चाह रहा हूं। अभी इन सब की एनर्जी क्या है? सेम है। ये कुछ ऐसे है, इसे बोलते हैं डी जनरेट डी ऑर्बिटल।
डी जनरेट डी ऑर्बिटल। बट जैसे ही लिगेंड्स ने अप्रोच किया तो इनके लिगेंड्स में स्प्लिटिंग होगी। जैसे ही लिगेंड ने मेटल को अप्रोच किया उनके बीच में क्या होगी? स्प्लिटिंग होगी। क्यों होगी स्प्लिटिंग? बात यह है कि ये है डी ऑर्बिटल मेटल के, उनके पास पहले से इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। अब लिगेंड किसे बोलते हैं? विच डोनेट देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिगेंड्स भी क्या लेके आ रहे हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से लेके आ रहे हैं। मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, उनके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगी? रिपल्शन होगी, और जब भी रिपल्शन होती है एनर्जी ज्यादा होती है। याद रखिए, अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो वो स्टेबल नहीं हो सकता। वो एक मतलब बातें हैं, ये माने जाते हैं कि जिसके पास कम पैसे होंगे वो रेस्ट ले सकता है, आराम की नींद सोता है। जिसके पास ज्यादा पैसे, मान के चलो मैं अब ज्यादा पैसे कमाने का लालच है, रात को 12-12 1 बजे तक वीडियो बनाई जाती है। ऐसे ही आप लोग हो, आपको पता है अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, रातें अंधेरी जा रही हैं, ऐसा है ना। चलो इसके आ रहे हैं, ये है डी जनरेट डी ऑर्बिटल। और दुनिया पैसे वालों को पूछती है, जरूरी है मेहनत करना, अभी एज है। तो भैया ऐसा होगा, यहां पे स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से होगी, फोकस कीजिएगा। ठीक है, सारी बात समझाता हूं आपको, ये क्या है, ये स्प्लिटिंग कैसे हुई। ये है डी जनरेट डी ऑर्बिटल, और जैसे ही लिगेंड ने अप्रोच किया तो ये क्या होगी? इनके बीच में स्प्लिटिंग होगी। अगली बात करते हैं, ये है डी जनरेट डी ऑर्बिटल, और इनमें क्या होगी? है स्प्लिटिंग होगी है। ठीक है जी। सर ये क्या कर रहे हो आप? एक बार आपने 2 ऊपर किए, 3 नीचे किए, एक बार आपने 3 ऊपर किए, 2 नीचे किए। डिस्कस करते हैं इन्हें भी। अच्छा, इन्हें क्या बोलते हैं? 2 वालों को ईजी। ईजी 2 है तो 2 अक्षर, 3 है तो 3 अक्षर, T2G। इन्हें क्या बोलते हैं? T2G। T2G इसे बोलते हैं ईजी। ठीक है, यहां पे ये लेवल 0 है, इसे बोलते हैं बैरे सेंटर। क्या बोलते हैं? बैरे सेंटर। सिमिलरली यहां पे भी है, ये इसे बोलते हैं बैरे सेंटर। ओके, अब बात यह है, हम जो इसको पढ़ते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को, हम 2 जगह पढ़ते हैं। या तो ऑक्टाहेड्रल के केस में पढ़ेंगे या टेट्राहेड्रल के केस में पढ़ेंगे। स्क्वायर प्लेनर के केस में हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग थ्योरी है स्क्वायर प्लेनर के लिए, दैट्स व्हाई हमारे सिलेबस में नहीं है। एक भी पॉइंट डिस्कस नहीं करेंगे हम सिर्फ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के केस में डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर है कि डी के जो डी जनरेट डी ऑर्बिटल होते हैं, उनकी जो शेप होती है डबल नंबर होती है। ठीक है, और वो क्या है? 3 जो होते हैं उनके लोब्स बिटवीन द एक्सिस होते हैं। लोब्स किन्हें बोलते हैं? इनको लोब्स बोलते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, ये एक्स वाई में, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, वाई जेड में, वाई और जेड एक्सिस के बीच में, जेड एक्स में जेड और एक्स एक्सिस के बीच में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स और वाई एक्सिस पे डंबल बनाना है। जेड स्क्वायर में जेड एक्सिस पे डंबल बनाना है। ये होते हैं ऑन द एक्सिस, ये होते हैं बिटवीन द एक्सिस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब मैंने कहा आपको कि हम ये थ्योरी पढ़ेंगे 2 केसेस के लिए। किस किस के लिए? देखो, डी जनरेट कब होता है डी ऑर्बिटल? जब तक लिगेंड्स ने अप्रोच नहीं किया, जब तक लिगेंड्स की एंट्री नहीं हुई है। और जैसे ही लिगेंड्स की एंट्री हो जाती है, लिगेंड्स अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स लेके आते हैं बहुत सारे, और इलेक्ट्रॉन्स लेके आएंगे, वहां पे पहले से इलेक्ट्रॉन्स है, एनर्जी आ जाएगी सिस्टम में, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। किसी के पास ज्यादा एनर्जी, किसी के पास कम एनर्जी, वो देख रहे हैं किसके पास ज्यादा होगी, किसके पास कम होगी। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं? आई होप आपको पता है। ठीक है ना, 4 ऐसे होती हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से होता है ऑक्टाहेड्रल। अब 3D है, समझने की कोशिश करना, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश करना। यहां पे होती है मेटल, यहां पे होते हैं लिगेंड्स। ये लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, ये लिगेंड्स आए हैं, मालिक हम आपको इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, ये हैं लिगेंड्स। ठीक है, हमने बनाया भी है बहुत बार, ऐसी बात नहीं है।
अब लिगेंड्स किसे कहते हैं? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। इनके पास है इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन से डोनेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये कैसे दे रहे हैं? ये एक्सिस पे दे रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल है, ऊपर से दे रहे हैं, ऐसे ऐसे दिया जा रहा है, ऐसे ऐसे और ये ऐसे एक्सिस ही बनेंगे। इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो, इसको जेड एक्सिस मान लो। अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। और अगर आपको पता हो डी के कुछ ऑर्बिटल ऐसे भी हैं जो एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। यहां पे देखो, अगर मैं इसको एक्स बोलता हूं, इसको वाई बोलता हूं, इसको जेड बोलता हूं, तो यहां पे भी तो बिल्कुल इस पे भी तो एग्जिस्ट करते हैं हमारे लोब्स या ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे ही एक यहां पे भी है। फोकस करना, कंफ्यूज मत होना। बस ट्रिक बता दूंगा, अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो ना, सर पल्ले नहीं पड़े, मैं ट्रिक बता दूंगा, ट्रिक याद कर लेना। अभी समझने की कोशिश करो कि ये है मेटल, ये है मेटल हमारे पास डी ब्लॉक की। इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए आए लिगेंड्स। वो कहां पे दे रहे हैं? कि यहां से दे रहे हैं, कि यहां से दे रहे हैं, कि यहां से दे रहे हैं, कि यहां से नहीं दे रहे। बट यहीं पे डी के ऑर्बिटल भी लाई करते हैं। यहां पे डी के खुद के इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। एक्सिस के ऊपर डी के खुद के भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। और वहीं से इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? लिगेंड भी दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन खुद के भी हैं, इधर से भी इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो जो इसके ऑर्बिटल एक्सिस पे लाई करते थे, उनमें बहुत ज्यादा रिपल्शन हुई, तो उनकी एनर्जी हो गई ज्यादा। और एक्सिस पे कौन लाई करते थे? अभी किया कौन लाई करते थे? इजी वाले, यानी जो डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र वाले थे या डी जेड स्क्र वाले थे, उनकी एनर्जी ज्यादा हो गई। क्यों हो गई सर एनर्जी ज्यादा? रिपल्शन की वजह से। रिपल्शन ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, या दूसरी समझो, एनर्जी ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी कम होती है। और ये क्या है? ये है डी एक्स वाई, ये है डी वाई जेड, ये है डी जेड एक्स, ये है डी जेड एक्स। और इस केस में क्या है? ये है। तो समझो जो ऑक्टाहेड्रल का केस है, ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड्स आए एक्सिस से। लिगेंड्स आए कहां से? एक्सिस से जुड़ने के लिए। और एक्सिस पे पहले से कुछ ऑर्बिटल हैं उसके, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। लिगेंड्स भी इलेक्ट्रॉन लेके आया है, डी के खुद के भी इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन। तो जो उनके ऑर्बिटल एक्सिस पे लाई करते थे, ऑन दी एक्सिस थे, उनमें रिपल्शन की वजह से एनर्जी होगी ज्यादा, तो वो चले गए ऊपर। और जो बीच में लाई करते थे वो आगे नीचे, उनकी एनर्जी होगी कम। समझ रहे हो? अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल के लिए, यही केस अगर हम कंसीडर करके चलें कि टेट्राहेड्रल में क्या फंडा होता है। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है। समझते हो ना? ये जैसे फैन होता है आपका, इधर इधर होते हैं। ठीक है, और एक्सिस को मान लेते हैं हम। मान लो ये एक एक्सिस मान लिया और ये दूसरा एक्सिस मान लिया, ये एक्सिस है। कुछ ऑर्बिटल हैं जो एक्सिस पे हैं, बट लिगेंड सबकी बार कहां से अप्रोच कर रहे हैं? एक्सिस से अप्रोच नहीं कर रहे हैं, वो तो साइडों से अप्रोच कर रहे हैं। लिगेंड तो साइडों से अप्रोच कर रहे हैं। लिगेंड यहां से अप्रोच कर रहा है, इसको फोकस कीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लिगेंड साइडों से अप्रोच कर रहा है, एक्सिस पे अप्रोच नहीं कर रहा है। यहां पे तो एक्सिस पे अप्रोच कर रहा था, एक्सिस से आगे जुड़ रहा था। ऑक्टाहेड्रल के केस में एक्सिस से आगे जुड़ रहा था। इस केस में कहां से जुड़ रहा है? देखो ना, टेट्राहेड्रल शेप यही होती है ना भाई। ये लिगेंड जुड़े हुए हैं, ये इसको इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ले भी लेगा। बट ये तो बात नहीं है कि डी के सारे ऑर्बिटल एक्सिस पे ही थे। डी के कुछ ऑर्बिटल ऐसे भी थे जो एक्सिस के बीच में थे। हमने बोला बिटवीन द एक्सिस, कुछ लोग ऐसे थे जो बिटवीन द एक्सिस थे। तो जो बिटवीन द एक्सिस थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिटवीन द एक्सिस है। लिगेंड्स आ रहे हैं, वो भी कहां से आ रहे हैं? बीच में से आ रहे हैं एक्सिस के, वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। और कुछ ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में है, तो अब उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगी, उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। टेट्राहेड्रल के केस में जो लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं वो एक्सिस के बीच से अप्रोच कर रहे हैं, एक्सिस के बीच से जुड़ना चाह रहे हैं। तो जो ऑर्बिटल ऑलरेडी एक्सिस के बीच में, अब की बार उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो एक्सिस के बीच में कौन से थे? एक्सिस के बीच में थे T2G। तो ये किसके लिए है? ये हमारा है ऑक्टाहेड्रल के केस में कुछ ऐसे स्प्लिटिंग होगी, और टेट्राहेड्रल के केस में कुछ ऐसे स्प्लिटिंग होगी। सर हमें नहीं समझ में आया, आपने क्या समझाया? चलो छोड़ दो उस बात को, नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। एक सुने, ओए ओ ओ जाने जाना,
ढूंढे तुझे दीवाना। ओ ओ ओ बोले तो ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में ऊपर कौन होगा? ऑन द एक्सिस वाला। ऑन द एक्सिस वाले कितने थे? 2 थे, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र। और दूसरा याद रखो टी टी, ओ ओ टी टी, ओ ओ टी टी, ओ ओ टी टी। टी टी मतलब टेट्राहेड्रल में कौन ऊपर है? T2G वाले, ट्रिपल जनरेटर वाले। क्लियर हो रही है? एक सेकंड में देख लो सबको सही से दिख रहा है कि नहीं। ओके, सब कुछ सही से दिखाई दे रहा है, समझ आ रही है? अब तुम्हें कंसेप्ट समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक ट्रिक तो समझ में आई गई होगी भाई। क्या है? ओ ओ ऑक्टाहेड्रल में ओ वाले ऊपर है, ऑन द एक्सिस वाले ऊपर है। या एक याद कर लो, दूसरी अपने आप याद आ जाती है, दूसरी उसकी उल्टी है। ठीक है, टीटी, टीटी मतलब टेट्राहेड्रल में ट्रिपली जनरेटेड ऊपर है। क्लियर होती है बात? अब इनके बीच का ये जो एनर्जी गैप है, इनके बीच का ये जो एनर्जी गैप है, इट इज कॉल्ड डेल्टा ओ। क्या बोलते हैं? डेल्टा ओ। डेल्टा ओ, ओ वर्ड यहां पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए है। यहां पे इनके बीच का ये जो एनर्जी गैप है, इसे कहते हैं डेल्टा टी। क्या कहते हैं? डेल्टा टी। ऑफ कोर्स आपको पता होगा टी किसे कहते हैं? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए है। या फिर आप इसे कह सकते हो CFSE, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। स्प्लिट हुआ जो एनर्जी है क्रिस्टल फील्ड की, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसे कह सकते हो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टी। टी बोले तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब भैया ऐसा है कि इनकी एनर्जी कितनी है, इसकी यहाँ पे जो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनकी एनर्जी कितनी है, ये भी इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि आपको कैलकुलेट करनी होती है। तो मैं बताता हूं, ये होती है 3/5 और ये होती है 2/5। इनकी एनर्जी होती है 3/5, इनकी एनर्जी होती है 2/5, हर एक इलेक्ट्रॉन की या हर एक ऑर्बिटल की कह लो। यहाँ पे कितनी होगी? 2/5। जो 3 है उनकी होगी 2/5 और जो 2 है उनकी होगी 3/5। ये इस 0 से ऊपर है तो इनकी एनर्जी होगी प्लस, ये नीचे है तो माइनस। इनकी होगी प्लस, इनकी होगी माइनस। 2/5 को हम क्या ले सकते हैं? 2/5 मेरे हिसाब से 0.4 लिखा जा सकता है, और इसको क्या ले सकते हैं हम लोग? 0.6 लिख सकते हैं। ऐसे इसको कितना लिख सकते हैं? 0.6 लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं? 0.4 लिख सकते हैं। ये जरूरी बात आपने याद रखनी है कि ये जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन है इनकी एनर्जी कितनी होती है? 3/5 और इनकी एनर्जी कितनी होती है? 2/5। ताकि जब इनको जोड़ें तो सम जो है वो टोटल 0 है, सो दैट कि अगर ये कल मिले तो बिल्कुल एक जैसे होके मिले। वो आपको समझ में आएगा अभी। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 3 है, 3 ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ऊपर 2 है, उनमें ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 4 भरे जा सकते हैं। 4 भरे जा सकते हैं ना। तो 4 की एनर्जी कैलकुलेट कर लो, कितनी होगी? 2.4। कितनी एनर्जी होगी? 2.4। इनमें 6 है, 6 को करो 0.4 से, कितनी एनर्जी होगी? -2.4। अब ये जब मिलेंगे तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी? 0 ही आएगी ना भाई। टोटल तो 0 ही रहनी चाहिए, बात ये है। ये सिंपल सा फंडा है भाई स्प्लिटिंग का, और कुछ भी नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, क्या क्या मेन पॉइंट थे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मेटल का और लिगेंड का आयनिक बॉन्ड माना जाता है। ठीक है, डी ऑर्बिटल में जब तक लिगेंड्स के साथ नहीं जुड़ा तब तक उनकी सबकी एनर्जी सेम रहती है, जिसे कहते हैं डीजनरेट डी ऑर्बिटल। फिर अलग अलग केस में अलग अलग स्प्लिटिंग होती है। ऑक्टाहेड्रल में ऑन द एक्सिस वाले ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड्स एक्सिस से अप्रोच करते हैं, एक्सिस से जुड़ना चाहते हैं, एक्सिस से इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। तो जो ऑर्बिटल एक्सिस पे लाई करते थे, जो लोग एक्सिस पे लाई कर रहे थे, उनको ज्यादा रिपल्शन होती है, तो वो एनर्जी ज्यादा हो जाती है उनकी। इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होने वाला है? ये क्या होता है? टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि जो लिगेंड्स अप्रोच करते हैं बिटवीन दी एक्सिस, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिटवीन दी एक्सिस हैं, तो वो एनर्जी ज्यादा फील करेंगे, वो रिपल्शन ज्यादा फील करेंगे। अब वो ज्यादा हो गई। आपको कंसेप्ट पर लेनी पड़ा तो याद रखो, ओ ओ जाने ज्यादा नहीं याद रखना। ओ ओ ओ ओ ऑक्टाहेड्रल में ऑन द एक्सिस वाले ऊपर, टीटी टेट्राहेड्रल में ट्रिपली जनरेटेड, या ये बिटवीन द एक्सिस वाले ऊपर चले जाएंगे। क्लियर? एक दो चीजें आपको और देखने को मिलती हैं।
ठीक है, एक दो चीज आपको और देखने को मिलती है। अभी 1 नंबर का क्वेश्चन एक ये बन सकता है, ये आपने याद रखना है कि जो टेट्राहेड्रल की CFSE है वो कम है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल। उनके बीच में रिलेशन क्या है? उनके बीच में रिलेशन है, टेट्राहेड्रल की जो CFSE है वो है 4/9 ऑफ डेल्टा O। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी यहां पे आपको देखने को मिलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और दूसरे देखने को मिलेंगे वीक फील्ड लिगेंड। इसके लिए एक ना सीरीज भी बनी थी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मैं करवाऊंगा अभी। उसके इसके क्वेश्चन भी देखेंगे, फिर ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपको। एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक होता है वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है? रिपल्शन बहुत करवा देता है, बहुत ज्यादा रिपल्शन करवा देता है, ठीक है। तो उस केसेस में क्या होगा? डेल्टा O इज ग्रेटर देन P, और इस केस में क्या होगा? डेल्टा O इज लोअर देन P, लोअर देन P, ठीक है। कुछ भी गलत नहीं है। डेल्टा O इज ग्रेटर देन P है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर आपसे पूछ रहे थे। एंड डेल्टा O इज लोअर देन P है तो वो वीक फील्ड लिगेंड है। अब यहां पे P का मतलब क्या है? P मीन्स पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, पेयरिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है। अब पेयरिंग के लिए एनर्जी जो चाहिए होती है, अगर वो ज्यादा है किससे? डेल्टा O से। अगर वो ज्यादा है डेल्टा O से तो पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। और अगर नहीं है तो क्या होगा? नहीं हो पाएगी पेयरिंग। क्लियर है या मैं कुछ गलत बोल गया हूं? चलो एग्जांपल से, मतलब एग्जांपल से बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक बार स्पीड लिस्ट को चिपका दो आप, ठीक है, फिर एग्जांपल देखते हैं इसके। फिर तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में ना, अगर आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़नी है, समझनी है अच्छे से, तो आपको आइडिया होना चाहिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। बड़ी मुश्किल लगती है बच्चों को, बट आज के बाद नहीं लगेगी, बहुत बढ़िया ट्रिक से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है? अरेंजमेंट ऑफ various ligands in the increasing order of their CFSE। क्या होती है CFSE? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। एक्सपेरिमेंटली हर एक लिगेंड की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, कह लीजिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट की, तो उनको उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर में हमने लगाया। और यहां पे मैंने सारे के सारे कवर किए हैं जो आपको एनसीईआरटी में गिवन है। तो दिखाई दे रहा है आपको आई है, Br है, HCN है, क्लोरीन है, सल्फर है, फ्लोरीन है, OH है, OX है, बहुत सारे लिगेंड्स हैं। अब इनकी सुपर ट्रिक क्या रहेगी जो आपको बहुत काम देगी, बहुत फायदा देगी? देखिए, सिंपल ट्रिक रहेगी, आएगी बारात। थोड़ा सा निमोनिक ऐसा है कि याद रखना आपने अच्छे से, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना याद हो जाएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करनी। आएगी बारात सुन शाणे, आएगी आयोडीन, ब्रोमीन, ये HCN थायोसाइनो जिसे बोलते हैं। आएगी बारात सुन शाणे कल सीधा फरीदाबाद से। कहां से आएगी? फरीदाबाद से, सीधा फरीदाबाद से आएगी बारात सुन शाणे कल सीधा फरीदाबाद से। क्लियर? उसके बाद O ऑक्स H2O, O बैल को पानी पिला, बैल को पानी पिला, बैल को पानी पिला। और नक्शा देता जा, नक्शा NCS आइसोथायोसाइनो देता, ये EDTA को देता नहीं देते हैं। EDTA पता है ना, इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसिटिटोआइन, पॉलीडेंटेड लिगेंड है। और नक्शा देता जा, नक्शा NCS नक्शा देता जा, नक्शा देता जा। क्लियर? उसके बाद NH3EN NO2 CnCO, अमीन मिलेगा, अमीन मिलेगा इन नॉर्थ कनाडा और कोलंबो,
यहां से एक बात कुछ पता लग रही है कि अगर आपसे कोई पूछे सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है, याद रखिए CO सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और आपसे कोई पूछे सबसे वीक लिगेंड कौन सा है, तो I सबसे वीक लिगेंड होता है। रिपीट कर रहा हूं ट्रिक, आएगी I, बारात Br, सुन शाने FCN, कल क्लोरीन, सीधा सल्फर, फरीदाबाद फ्लोरीन, ओह OH, बैल बैल बोले तो ऑक्स, ऑक्स को बोलते हैं ना बैल, ओह बैल को पानी पिला, पानी H2O, नक्शा NCS, देता EDTA, देता जा, अमीन अमीन NH3 मिलेगा इन इथाइलिन डाइमाइन या इथेन 1,2 डाइमाइन, नॉर्थ NO, कनाडा CN, कोलंबो CO। ये इसकी ट्रिक है। एक पूछ लिया जाता है कि वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कौन से होते हैं। देखिए जो H2O से ऊपर आ रहे हैं वो सब वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। ये सारे के सारे कौन से होते हैं, ये सारे होते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स, WFL याद रखना। फिर आपसे पूछ लिया जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कौन से होते हैं, जो H2O के बाद आते हैं वो सब के सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। याद इस ट्रिक को आपने 2-3 बार गुनगुनाना है, या कह लीजिए 5-7 बार गुनगुनाना है, आपको अपने आप याद हो जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, आएगी बारात, सुन शाने कल फिर, सीधा फरीदाबाद से, ओह बैल को पानी पिला, ओह बैल को पानी पिला और नक्शा देता जा, अमीन मिलेगा कहां पे मिलेगा, इन नॉर्थ कनाडा और कोलंबो, कोलंबो पता है ना श्रीलंका की राजधानी कैपिटल, क्लियर है। ये है भैया आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इसको याद रखने की ट्रिक बहुत ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड हमने पढ़े तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी है, बट इनका जो असली यूज होता है वो इसमें होता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बढ़िया वाला जो यूज होता है। चलो चिपकाओ इसको जल्दी से इस ट्रिक को। चलिए सब कुछ बेसिक हो चुका है, अब कुछ क्वेश्चन रखते हैं और कैसे आपको क्वेश्चन हेल्प करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, समझ के चलना मेरी बात को। अब देखो ये दोनों आपको दिख रहे हैं, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, यहाँ पे भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स कैसा है, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है बेटा मेरी बात पे फोकस करना, मैं अभी क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो अलग अलग डिस्कस करते हैं सबों को। Fe को पहले यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, Fe को x मान होगी 6 है, -1 चार्ज होता है, इक्वल टू -3 आएगा, x -6 उधर जाके +6, 6 -3 यहां से हो गया 3, तो Fe आपके पास 3+ है। बहुत आसानी से बहुत सारे आंसर कर सकते हो आप यहाँ पे। तो अगली चीज आपसे पूछी जाएगी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कीजिए। Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, Ar 18 3d 6 4s2, क्लियर है। किस केस में करते हैं तो फोकस कीजिए, इसको x मान लोगे, Fe को Cn6 है, Cn पे चार्ज -1 होता है, इक्वल टू में -3, x -6 उधर जाके प्लस का 6 होगा, 6 - 3 x इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया, यहाँ पे भी Fe 3+ हो गया, तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, Ar 18 3d 6 4s2। अब देखो 3+ है तो 3 माइनस भी करना है ना, तो s में हो गया यहाँ पे 0 और यहाँ पे हो गया d में 5। ठीक है, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन निकालने थे, तो 2 आपने s में से निकाल लिए, एक आपने d में से निकालना है। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही रहेगा 0 और d में 5, क्लियर। अब मेरी बात पे फोकस कीजिए, दैट की आपके पास है डीजनरेट डी ऑर्बिटल, डीजनरेट डी ऑर्बिटल है, क्लियर। अब बात यह है कि जैसे ही लिगेंड आया, ऑक्टाहेड्रल है ये, तो स्प्लिटिंग होगी। ऑक्टाहेड्रल मैंने क्या बोला, ओ ऑन दी एक्सिस वाले ऊपर जाएंगे। ऑन दी एक्सिस वाले ऊपर जाने का मतलब क्या है कि ये वाले ऊपर जाएंगे, इजी वाले कुछ ऐसे, ये 2 ऊपर हैं और 3 नीचे हैं। स्प्लिटिंग इसमें भी कुछ ऐसी होने वाली है, स्प्लिटिंग इसमें भी कुछ ऐसी होगी, फोकस करना भी बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने को मिलेंगे अभी। ठीक है, ये ऐसे है, स्प्लिटिंग इसमें भी कुछ ऐसे ही होगी। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, यह ऐसे डेल्टा ओ, ये है वीक फील्ड लिगेंड डेल्टा ओ, ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये एस में 0 है, छोड़ दो इस बात को। कुछ समझ में आ रहा है दोनों में क्या डिफरेंस है। स्प्लिटिंग उसमें भी ऐसी ही है, उसमें भी इजी ऊपर गया है,
उसमें भी ये इजी ऊपर है, T2G नीचे है। इसमें भी ये इजी ऊपर है, T2G नीचे है। बट आप देखिए कि यहाँ पे स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है, यहाँ पे स्प्लिटिंग बहुत कम हुई है। ऐसा क्यों हुआ है? ड्यू टू लिगेंड्स। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। देखो ऑक्टाहेड्रल है तो ओ ऊपर जाएगा, ऑन द एक्सिस वाले ऊपर जाएंगे, इजी ऊपर जाएंगे, ये चीज कॉमन है। अब किसमें कितनी ऊपर जाएंगी ये बात है, किसमें कितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, वीक लिगेंड्स में स्प्लिटिंग कम होती है। इससे क्या फर्क पड़ता है, इस पे फोकस कीजिए। अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एफ के पास 1 2 3 4 5। अभी 5 आपने यहां पे फिल करने हैं, 5 आपने यहां पे फिल करने हैं। फोकस कीजिएगा, 1 2 3। अब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाए? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे कि आप स्टूडेंट्स लोग पढ़ाई करने जाते हो, आप दिल्ली जाओगे, चंडीगढ़ जाओगे, या आपके आसपास जो बड़ा शहर पड़ता है, कोटा जाओगे, ऐसे तो हम लोग जाते हैं पढ़ने। तो रूम्स होते हैं, यहाँ पे एक रूम में एक बच्चा रह रहा है, मान लो यहाँ का किराया 2000, यहाँ का किराया है 2500, ये 2000 है, यह 2500। तो अब आपको पता है यार, जब 5-6 बच्चे हो जाते हैं, फिर पढ़ाई अच्छी होगी या घटिया होगी? सोच के बताओ। बातें ज्यादा होंगी, एक आधा जरूर होगा, और खराब से दूसरों को भी खराब करता है। नेगेटिव पीपल दूसरों को भी नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। अच्छा बंदा बुरे को अच्छा बना पाए, ना बना पाए, बुरा जरूर बना देता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि पढ़ने वाले ना भी हो। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि अलग रहें, अलग पढ़ाई करें। बेस्ट तो वही है कि चलो यार 500 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं, अलग रह लेते हैं। क्लियर है? तो देखिए यहां पे था 2000, अभी थोड़ा सा गैप है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है। इलेक्ट्रॉन कहां जा सकता है? ऊपर जा सकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए इस केस में क्या है, इस केस में भी डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 और ये 5। डी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले आप 3 भरोगे, 1 2 3। अब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाए? ऊपर जाना चाहेगा, बट आपको दिखाई दे रहा है स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है। मतलब ये कुछ ऐसे है कि इस रूम का किराया 2000 रुपए है और इस रूम का किराया 6000 रुपए है। अब बताओ उस बच्चे के लिए क्या आसानी रहेगी कि वो 6000 पे करके ऊपर रहे या 2000 में एडजस्ट करे नीचे। ठीक है, सिंपल। आपको पता है ये गैप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस केस में वो क्या पसंद करता है? इस केस में वो नीचे रहना ही पसंद करता है। इस केस में वो क्या पसंद करेगा? नीचे रहना ही पसंद करेगा। यहां पे पेयरिंग हो जाएगी। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? अभी देखो हमने क्या लिखा, डेल्टा ओ इज लोअर देन पी, मतलब वीक फील्ड लिगेंड है। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, और डेल्टा ओ कम है तो पेयरिंग नहीं हो पाएगी। पेयरिंग की एनर्जी ज्यादा हो गई, पेयरिंग के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, बट उतनी एनर्जी नहीं है बनी। इस पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे उतनी एनर्जी नहीं बनी, तो पेयरिंग नहीं हो पाई। अब की बार क्या है, पेयरिंग की एनर्जी कम है बट इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो पेयरिंग हो गई। कंफ्यूजिंग लग रहा है? कंफ्यूज मत होइए, उसको छोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, नहीं आ रहा है और भी ठीक है। या फिर सिंपल समझे, अगर पेयरिंग की एनर्जी ज्यादा है, पेयरिंग के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, मतलब उतनी एनर्जी नहीं है, तो पेयरिंग नहीं हो पाई। अब पेयरिंग की एनर्जी कम है बट इसके पास एनर्जी ज्यादा है, इस कॉम्प्लेक्स के पास एनर्जी ज्यादा है और पेयरिंग के लिए एनर्जी कम चाहिए, तो पेयरिंग हो जाएगी बहुत आसानी से। या इसको ऐसे समझो, मैंने जैसा आपको बताया रूम है, ठीक है, वीक फील्डिंग है, स्प्लिटिंग कम होगी, थोड़ा सा किराया देके बच्चा अलग रह सकता है, तो वो अलग रहेगा, अच्छे से फील लेगा। अब क्या है, बहुत ज्यादा है गैप, क्लियर है, बहुत ज्यादा गैप है, इतनी एनर्जी नहीं दी जा सकती, ठीक है, तो वो नीचे ही ग्रुप में ही करेगा शेयर, और क्या करे। तो ये फंडा रहता है। अब आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज कलर्ड और कलरलेस, इट इज कलर्ड और कलरलेस। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कलर्ड। कलर्ड क्यों होगा ये आपको पता है, जब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो चीज कलर्ड होगी। कलर्ड क्यों होगी? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी अनपेड है, तो ये भी क्या होगा? कलर्ड होगा। अगली चीज आपसे पूछी कि मैग्नेटिक कैरेक्टर, इट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, तो हम आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? पैरामैग्नेटिक है। ये चीज क्या है? पैरामैग्नेटिक है।
सर सब कुछ तो सेम आ रहा है, डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस आएगा जब आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लोगे तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 5 एम्पियर है, वहां पे सिर्फ 1 एम्पियर है। क्लियर है? अच्छा, अब दूसरी चीज आपको जो निकालनी होती है वो निकालनी होती है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या फिर डेल्टा O। CFSE लिख लो इसको, CFSE। कैसे लिखेगी CFSE? फोकस कीजिएगा मेरी बात पे। 3 इलेक्ट्रॉन है नीचे, और मैंने आपको बताया था 3 वालों की एनर्जी कितनी होती है? 2/5। 2 वालों की एनर्जी कितनी होती है? 3/5। 3/5 यानी कि 0.6, 2/5 यानी कि 0.4। क्लियर होती है बात? टेंशन मत लो, और एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक है, तो 3 की एनर्जी कितनी है? इसको कुछ ऐसे ले लें, -0.4, क्योंकि नीचे वालों की एनर्जी तो माइनस में लिखी जाएगी, और इंटू में कितने? 6, प्लस ऊपर वालों की एनर्जी 0.6 इंटू में 2। तो कर दो इसको, कितना आ गया? ये 0.4 इंटू 6 कितना बनेगा? गलत तो नहीं कर रहा मैं? गलत कर रहा हूं। 0.4 इंटू 3 आएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पे हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये x है, ये y है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं। तो ये हो गया -1.2 और ये हो गया +1.2, और ये ओवरऑल 0 आ गया। हमेशा 0 आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। इस केस में चलते हैं, इस केस में क्या फंडा रहा? बताइए, इस केस में क्या होगा? यहां पे अगर मैं CFSE कैलकुलेट करूंगा, क्या फॉर्मूला होता है CFSE का ऑक्टाहेड्रल के लिए? माइनस, सिंपल यार, कंफ्यूज मत हो। देखो ये है नीचे वाले की एनर्जी कितनी होती है? 2/5, यानी कि -0.4 इंटू में इलेक्ट्रॉन्स। इंटू में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5, और ऊपर वाले में कितनी एनर्जी कितनी है? +0.6 इंटू में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 0। तो यहां से -0.4 इंटू 5 कितना आ गया? यहां से एनर्जी आ जाती है -2.0 यूनिट डी क्यू लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो। डिफरेंशियल ऑफ क्वांटाई से बोलते हैं डी क्यू। क्लियर है? समझ में आई है या नहीं आई है? एक और एग्जांपल देखते हैं। थोड़ा बहुत तो समझ में आई गया होगा, थोड़ा बहुत ही आना चाहिए, ज्यादा तो दिक्कत भी हो जाती है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ऑक्टाहेड्रल से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। ठीक है, और जो मैंने मेन बातें बताई उनको याद रख लेना, क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे बहुत ज्यादा। चलिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। NiCl4 2 नेगेटिव है, और दूसरा है, मान के चलो इसको ही कर लेते हैं, NiCl4 2 नेगेटिव, या फिर कुछ ऐसा हो जाए NiCN4 या फिर CO4 2 पॉजिटिव, ये हो जाए। इन दोनों ही केसेस में आप लोगों को क्या कैलकुलेट करने हैं? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। कैसे करोगे भाई? पहले तो ये देखो, Ni को क्या मानोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल निकल को x मान लो, Cl 4 है, Cl पे -1 होता है, इक्वल्स टू में -2, x इक्वल्स टू कितना हो गया? यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना आ गया? प्लस का 2 आ गया। निकल 2 प्लस की कॉन्फ़िगरेशन कर दो, कॉन्फ़िगरेशन करनी आ चुकी होगी। 28 एटॉमिक नंबर है, Ar 18 3d 8 4s2, 2 प्लस है मतलब 2 माइनस कर दो, ये हो गया। सेम इसमें भी यही आएगी, मैंने एग्जांपल चेक करके दिया है। x कितना आ जाएगा? +2, निकल पे 2 प्लस चार्ज है तो कर दीजिए ना, कितना आएगा? यही कॉन्फ़िगरेशन होगी, Ar 18 3d 8 एंड 4s0। अभी करो आप लोग, डी में 8 है, एक 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब 4 है, 4 यानी टेट्राहेड्रल है। सर 4 का मतलब स्क्वायर प्लेनर भी तो हो सकता है। देखिए अगर वो आपको बोल रहा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से एक्सप्लेन करो तो वो आपको टेट्राहेड्रल ही देगा, स्क्वायर प्लेनर वाला नहीं देगा। और मैंने जो आपको एग्जांपल दिए टेट्राहेड्रल वाले दिए हैं। और वैसे आप अपनी तरफ से टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर कर सकते हो। ज्योमेट्री बताने के लिए सबसे बेस्ट कौन सी है? ज्योमेट्री बताने के लिए सबसे बेस्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये बताने के लिए बेस्ट है कलर, मैग्नेटिक कैरेक्टर, इन चीजों के लिए ये वाली बेस्ट है। CFSE अगर निकालनी आ जाए तो स्प्लिटिंग होगी भैया,
टेट्राहेड्रल में कौन ऊपर होता है? T2। T2 भैया ऊपर होते हैं, T2 भैया यानी कि 3 वाले ऊपर जाएंगे, और 2 वाले नीचे जाएंगे। सेम फटा यहां पे कुछ ऐसे ही होगा, इसमें 3 वाले ऊपर जाएंगे और 2 वाले नीचे जाएंगे। नाम लिख लोगे। अच्छा एक चीज देख रहे हो आप, अगर ये लेवल 0 है तो हम इसको थोड़ा 2 वालों को या तो ज्यादा ऊपर रखते हैं ज्यादा नीचे रखते हैं। इस केस में देखो तो, क्योंकि इनकी एनर्जी होती है 0.6, 6 डिजिट नीचे जाना, उसकी होती है 0.4, 4 डिजिट ऊपर जाना है। ये 3 वालों की यही होती है ना भाई, 3 वालों के लिए क्या करते हैं 2/5 0.4, इसके लिए क्या करते हैं 3/5 0.6, ये माइनस में होती है प्लस में होती है, 6 डिजिट नीचे जाएंगे तो ज्यादा नीचे चला जाता है। सेम में भी ये होता है माइनस 3/5 और ये 2/5। चलो इलेक्ट्रॉन देखो कितने 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फोकस करना मेरी बात पे, ध्यान से फोकस करना, क्या कहना चाह रहा हूं। अब 8 इलेक्ट्रॉन आपने फिल करने हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? पहले पानी कहां भरता है? नीचे भरेगा, इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे जहां एनर्जी कम है, 1 2। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाना पसंद करेगा? नीचे या ऊपर? थोड़ा सा गैप है, थोड़ा सा गैप है, थोड़े से गैप में क्या होगा, थोड़ी सी एनर्जी लेके बंदा अलग रहेगा, मौज में रहेगा, बेड शेयर नहीं करना यार, मजे थोड़ी ना आएंगे, ठीक है, अपनी प्राइवेसी को प्राइवेसी बना के रखेगा। ऊपर गया 1 2 3, टोटल इलेक्ट्रॉन है 8, 5 हमने फिल कर दिया। अब छठा इलेक्ट्रॉन है, छठे इलेक्ट्रॉन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको तो कहीं जाना पड़ेगा, नीचे 6 7 और ये 8, कुछ इस तरह से। इस पे आओ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 8, 1 2 1 2, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, आप मुझे थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ, थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या फंडा रहेगा, वो कहां जाना पसंद करेगा? बताइए कहां जाना पसंद करेगा? वो ऊपर जाना पसंद करेगा, नीचे जाना पसंद करेगा? आपको दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा गैप को क्यों ऑक्यूपाई, कैसे ऑक्यूपाई कर पाएगा? वो नीचे रहना पसंद करेगा, 3 और ये 4। और नेक्स्ट कहां जाएंगे? उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको कहां जाना पड़ेगा? यहां पे जाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो? बाकी एक बात है, यहां पे दोनों के लिए आंसर क्या आएंगे हमारे पास? सेम ही आएंगे। क्या क्या आएंगे? आई थिंक दोनों ही पैरामैग्नेटिक हैं, अनपेयर है, दोनों के दोनों क्या होंगे? कलर्ड होंगे क्योंकि अनपेयर है। दोनों के दोनों की जो CFSE आएगी, CFSE वो भी सेम आएगी। अच्छा CFSE इसकी कैसे निकालेंगे? फोकस करना भी भाई, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे आएगी? नीचे आपको दिखाई दे रहे 4 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 हैं, 2 की एनर्जी 3/5 होती है, यानी कि माइनस 0.6 प्लस ऊपर कितने हैं? ऊपर भी 4 हैं, ये 4 वाला चक्कर गलत हो गया है ना। उसके बाद इसकी एनर्जी कितनी होती है? इनकी एनर्जी आपके पास प्लस में चली गई है, ये है प्लस 0.4, यानी कि ये होगा 1.6 और ये कितना हो गया? माइनस 2.4, यानी कि माइनस 0.8। यही एनर्जी उनकी भी आएगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है। देखो आपने देखा टेट्राहेड्रल था, स्प्लिटिंग हुई, स्प्लिटिंग मैंने बताया टीटी टीटी OO TT OO TT OO ऑक्टाहेड्रल में ऑन दी एक्सिस वाले ऊपर, TT मतलब टेट्राहेड्रल में T2G वाले ऊपर गए। वीक और स्ट्रॉन्ग फील्डिंग का क्या फर्क पड़ता है? स्ट्रॉन्ग वाले में स्प्लिटिंग बहुत हो जाती है, स्ट्रॉन्ग वाले में स्प्लिटिंग बहुत हो जाती है, वीक वाले में स्प्लिटिंग कम रहती है। वीक वाले में स्प्लिटिंग कम होने से क्या होता है कि जो नया इलेक्ट्रॉन होता है भाई, जब एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए तो जो नया इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर जाना पसंद करता है, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है, वो ऊपर चला जाएगा। स्ट्रॉन्ग वाले में क्या है, जब नीचे वाले भर जाएंगे, नीचे वाले में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो जो नया इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर जाना पसंद नहीं करता, पहले वो नीचे पेयरिंग पसंद करता है, क्योंकि वो गैप बहुत ज्यादा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर वीक है तो नीचे एक एक इलेक्ट्रॉन आया तो नया इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है, कुछ थोड़ा सा गैप है। यहां पे क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन गया, जो नया इलेक्ट्रॉन आया वो ऊपर जाना पसंद नहीं करेगा, वो पहले नीचे पेयरिंग करेंगे फिर ऊपर जाएंगे, और यहीं से सारे के सारे आंसर आते हैं। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, एक क्वेश्चन जो मुझे आप लोगों ने आंसर करना है, ठीक है। आप लोगों ने मुझे सब कुछ बताना है, ये कलर होगा नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक होगा नहीं होगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी होगी। एंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर,
FeH2O6 2 पॉजिटिव। सभी के सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी के सभी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या आंसर करना आपने कि पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, कलर्ड है, कलर्ड ऐसा कलर्ड कब होते हैं जब अनपेड इलेक्ट्रॉन बचते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन आप इनमें देखते हो, याद रहे 6 है ये H2O6। स्प्लिटिंग आपने ध्यान से करनी है, स्प्लिटिंग कैसे वाली होगी। ठीक है, ज्योमेट्री आप बता ही सकते हो 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल है, वैसे वो बतानी भी नहीं है आपको। एंड CFSE बतानी है, CFSE पता हो गया होगा। चलिए कीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूं। अब थोड़े से रह गए हैं, प्लीज आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं इकट्ठे करो और भेज दो मुझे। ठीक है, संडे को डाउट सेशन में डिस्कस करने हैं। चलिए कीजिए इसको।